पहला क्वेश्चन है, इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 21.5। इस डाटा का मीन है 21.5, तो अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी 5 की 6, 15 की 4, 25 की 3 और 35 की अपन को दे रखी है के अपन का अननोन है। अब सीधी सी बात देखो, अगर मीन दे रखा है तो अपन मीन कैसे निकालते हैं। मीन अपन का होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई। अब अपने पास एक्स वाला कॉलम है, या एक्स आई वाला कॉलम है और एफ आई वाला कॉलम है, ठीक है। ये अपन को दे रखे हैं 5, 15, 25, 35 और 45। इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को 6, 4, 3 के और 2। तो अपन एक कॉलम और कैलकुलेट कर लेंगे एफ आई एक्स आई वाला, जो अपन को मिलेंगे 30, 60, 75, 35 के और 90। अपन इन सबको जोड़ के यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं। इन सबको जोड़ करके समेशन एफ आई आ जाएगा। तो अपन फिर इस सूत्र में मान रख देंगे कि मीन जो है अपन का 21.5, ये अपन का इक्वल होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई के। अब इनकी जो भी वैल्यू आए, यहाँ से अपन के लिए आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन टाइप बनेगा इसमें, तो वहाँ से अपन के की वैल्यू फाइंड करेंगे सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, रेंज, मीडियन और मोड। देखो सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब है कि कुछ ऐसे माप जो अपन को ये बताए कि डाटा किसी फिक्स वैल्यू के अराउंड कितना सेंट्रिक है, कितना उस पे उसके आसपास है। मीन अपन को बताएगा कि भाई ऑन एन एवरेज डाटा इस ओर जा रहा है। लेकिन रेंज कोई सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र नहीं है। रेंज तो बस अपन को एक इतना बताता है कि डाटा इससे और इसके बीच में है, बस। ये सेंट्रल टेंडेंसी का कोई मेज़र नहीं है, तो आंसर होगा रेंज। अब ऐसे क्वेश्चन देखने को खूब मिलते हैं कि इफ़ द मीन ऑफ पहला जो डाटा है वो है x, दूसरा है x+2, तीसरा x+4, x+6, x+8 और फिर लास्ट का है 11। तो ये जो टोटल अपन को प्रेक्षण दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो इनका मीन, इफ़ द मीन ऑफ, अगर x अननोन है मतलब प्रेक्षण अपन को दे नहीं रखे, तो सीधी सी बात है इनका मीन, अच्छा सॉरी 11 प्रेक्षण नहीं है, 11 अपन का मीन है। इफ़ द मीन ऑफ x, x+2, x+4, x+6, x+8 इज़ 11, तो मीन है अपन का 11। तो मीन निकाल लेंगे इनका, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, और टोटल कितने प्रेक्षण है अपने पास में, 1, 2, 3, 4, 5। इनका मीन दे रखा है अपन को 11। यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बोला हुआ है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। अब लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, 1, 2 और 3। लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन है x+4, x+6, x+8। तो इनका मीन हो जाएगा तीनों का योग बटे टोटल नंबर। अब x अपन को मिल ही जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही है, एक चीज़ दे रखी है उसका यूज़ करके अननोन को निकालो, और फिर आगे जो चीज़ पूछ रखी है उसमें अपने पास में सब कुछ होगा निकालने के लिए। द मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स इज़ 15 kg। 9 आइटम्स हैं, उनका मीन वेट है 15। मान लिया 9 आइटम है, x1, x2 से लेकर के x9 तक, टोटल 9, और इनका मीन दे रखा है 15, ठीक है। आगे बोला हुआ है इफ़ 1 मोर आइटम इज़ एडेड देन द मीन वेट बिकम 16 kg। अब एक और आइटम अपन ऐड कर दें, वो आइटम अपन मान लेते हैं कौन सा है, x10, तो उसका मीन दे रखा है अपन को 16। तो अब 10 आइटमों का मीन कितना होगा, एक और आइटम ऐड कर दिया, अब टोटल नंबर कितना हो जाएंगे 10। ये दे रखा है अपन को 16। तो देख के इतना तो आइडिया लग ही जाता है इसमें कि बस वैल्यू रखनी है। x1
अप टू x9, ये अपन का बराबर आएगा, इसको सॉल्व करके x1 से लेकर के x9 तक का जो योग है ये बराबर आएगा 15 इंटू 9 के। इस वैल्यू को अपन x1 से लेकर x9 पे यहाँ पे रख देंगे, 15 इंटू 9 प्लस x10 अपॉन 10 इक्वल 16, तो 135 प्लस x10 इक्वल 10 से इधर मल्टीप्लाई किया 60, फिर यहाँ से अपन x10 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। उसको 135 इधर जाके 160 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 सेट है अपने पास में, 3 समोच्चों उनका समांतर माध्य पहले का 25, दूसरे का 10 और तीसरे का 15 है, जिनके संगत प्रेक्षण 200, 250 और 300 है। मतलब अपने पास 3 सेट है। पहले सेट में टोटल ऑब्जर्वेशन है 200, दूसरे सेट में ऑब्जर्वेशन है 250 और तीसरे सेट में ऑब्जर्वेशन है 300। मतलब ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, जो n की वैल्यू होती है वो है। इसको अपन n1 मान लेते हैं, इसको अपन n2 मान लेते हैं और इसको अपन n3 मान लेते हैं। अब इस सेट का जो मीन है, पहले सेट का मीन दे रखा है 25, दूसरे सेट का दे रखा है 10 और तीसरे का दे रखा है 15। तो इसको अपन m1 मान लेते हैं, इसको m2 और इसको m3। अब इन तीनों सेटों को मिला दिया जाता है। अब अपन से पूछा है कि जो मिला हुआ सेट होगा संयुक्त समांतर माध्य, मतलब इन तीनों सेटों को अपन मिला देते हैं तब उसका मीन कितना होगा। तो जो कंपोजिट मीन है वो अपन ऐसे निकालते हैं m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 प्लस m3 इंटू n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। तो m1 इंटू n1 यानी कि 25 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 250 प्लस 15 इंटू 300 अपॉन 200 प्लस 250 प्लस 300। अब इसको सॉल्व करके जो भी आया, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, क्लास साइज बोलते हैं अपन इसको। अपर लिमिट और लोअर किसी क्लास में, जैसे कोई क्लास है अपन के 10 to 20, तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो अंतर होगा इसको अपन क्लास साइज बोलते हैं। जैसे 18th क्वेश्चन है, यदि ABC का माध्य M हो तथा एक संबंध दे रखा है AB प्लस BC इक्वल माइनस CA, तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर का माध्य है। जो चीज़ दे रखी है उस पर थोड़ा सा गौर करें अपन। तो A, B और C का जो मीन है, ये मीन दे रखा है अपन को कैपिटल M, ठीक है। और साथ में एक रिलेशन दे रखा है कि AB प्लस BC इक्वल माइनस CA। अगर तीनों को एक साइड ही लिखें तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल 0। अब अपन से पूछा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 3। A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर का मीन पूछा है, तो इन तीनों का मीन क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 3। ये क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचें अगर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ABC, और इसमें कुछ संबंध है क्या अपन को पता। तो एक संबंध अपन को पता है कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस C है। तो इसमें अपन वैल्यू रख देंगे सभी की। A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है, 3m, तो 3m का स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जो कि अपन को पता नहीं है, प्लस 2 इंटू 0। यहाँ से अपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको अपन यहाँ पर रख देंगे तो अपन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दशमक में चर राशि के कितने मान लिए जाते हैं। तो अपन ने दशमक निकाले थे, कोई पूरा बंटन है, दशमक ऐसे मान होंगे जो पूरे बंटन को 10 भागों में बांटे, ठीक है।
और 10 भागों में बांटने के लिए अपन को 9 मान चाहिए। जैसे अगर कोई एक बंटन है, उसको 2 भागों में बांटना है, तो अपन को सिर्फ एक मान चाहिए x का, और उसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अपन का पूरा है। x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9, ये अपन को 9 मान चाहिए जिनसे अपन पूरे 10 भागों में बांट सकते हैं। इनको अपन बोलते हैं दशमक, जो बराबर बराबर 10 भागों में बांटे। तो कितने मानों की ज़रूरत हुई अपन को? 9 मानों की। तो आंसर इसमें 9 होगा। मौसम संबंधी पूर्वानुमानों हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो ये सब ऐसे, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सोचने वाले हैं। अब सोचो, मौसम का पूर्वानुमान है। अगर मौसम का पूर्वानुमान करना है कि फलाने दिन या फलाने टाइम में बरसात होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे में अपन किसका प्रयोग करेंगे? पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अपन प्रयोग करेंगे बहुलक का। उस टाइम इंटरवल में जो घटना सबसे ज़्यादा बार हुई है, अपन उसी को ज़्यादा अनुमानित तौर पे कहेंगे कि भाई कि मई जून के टाइम पे पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से गर्मी पड़ती आई है, तो इस बार भी गर्मी पड़ेगी। ऐसे तो अपन यूज़ करेंगे बहुलक का। अब ये क्वेश्चन है, यदि x1 और x2 का माध्य m1 है और x1 x2 x3 x4 का माध्य m2 है, तो ax1 ax2 x3 अपॉन a x4 अपॉन a का माध्य क्या होगा? अब जो चीज़ें दे रखी है उनको लिखेंगे अपन। पहली चीज़ दे रखी है कि भाई x1 और x2 इनका माध्य है m1, तो x1 अपॉन x2 अपॉन 2 इक्वल m1। ठीक है। दूसरी चीज़ अपन को दे रखी है कि x1 से लेके x4 तक का माध्य है m2, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 इक्वल m2। अब फाइंड क्या करना है अपन को? ax1 ax2 x3 अपॉन a x4 अपॉन a का माध्य। तो इसका माध्य क्या होगा? टोटल 4 प्रेक्षण है, ax1 ax2 x3 अपॉन a x4 अपॉन a, 4 प्रेक्षण है, तो इनका माध्य अपन को फाइंड करना है। कुल मिला के अपन को ये जो व्यंजक है इसका मान निकालना है। ठीक है। अब यूज अपन किन किन चीज़ों का कर सकते हैं? देखो, x1 प्लस x2 की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी। इसको कुछ कुछ ऐसे लिखो एक बार। देखो, यहाँ से अपन को मिलेगा x1 प्लस x2 बराबर 2m1। ओके। और यहाँ से अपन को मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल 4m2। ये काम आएंगे अपने। ये जो अपन को फाइंड करना है ये वाला, इसको अपन लिख सकते हैं, ए कॉमन लिया, x1 प्लस x2, इन दोनों में से 1 अपॉन ए कॉमन लिया, x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4। ठीक है। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 2m1 प्लस 1 अपॉन a x3 प्लस x4 अपॉन 4। अभी भी अपन को x3 और x4 की कुछ वैल्यू चाहिए, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू अपन इसमें रखेंगे, तो यहाँ से अपन को x3 प्लस x4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैल्यू रखें अपन 2m1 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल 4m2। तो x3 प्लस x4 की वैल्यू क्या आई यहाँ से? 4m2 माइनस 2m1। अब ये वैल्यू रख देंगे अपन, x3 प्लस x4 की वैल्यू यहाँ पर, तो 1/4 को आगे ले लो, 2am1 प्लस 1 अपॉन a, x3 प्लस x4 की वैल्यू आएगी 4m2 माइनस 2m1। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके अपन उस फॉर्म तक पहुंचा सकते हैं जो भी फॉर्म अपन को ऑप्शंस में दे रखी है।
x2 प्लस x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से रखी, यहाँ से निकाला x3 प्लस x4 जिसकी वैल्यू आई 4m2 माइनस 2m1, इस वैल्यू को रखा अपन ने यहाँ पे। चलो और सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 2am1 प्लस यहाँ से लिख सकते हैं अपन 4m2 अपॉन ए माइनस 2m1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बार देखें अपन को ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शन अपन को दे रखे हैं उनमें ये वाला रूप नहीं बनेगा, ये वाला रूप शायद बन सकता है और बच्चे कुछ इन दोनों रूप। तो कुल मिला के m1 का पद है और m2 का पद है। तो यहाँ पर भी अपन m1 और m2 के पद अलग अलग कर लेंगे। 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 बाहर लिया अपन ने, तो 2/4। अच्छा, अगर ये वाला रूप बनाना हुआ तो एक अपन को a भी बाहर लेना पड़ेगा, चलो उसको बाद में ले लेंगे। तो m1 कॉमन लिया अपन ने, यहाँ से बचेगा 2a और यहाँ से बचेगा a, 2 अपन ने बाहर ले लिया ऑलरेडी, यहाँ से बचा a और यहाँ से बचेगा 1/a माइनस 1/a, 2 बाहर ले लिया, m1 बाहर ले लिया, प्लस 4m2 अपॉन a, 1/a को और बाहर ले लो, इसका एलसीएम लेंगे अपन। 2 से 4 को काटा 2 बार, तो 1/2, एक a को बाहर लिया नीचे से, यहाँ से मिलेगा यहाँ से अपन को मिलेगा m1, a को इससे मल्टीप्लाई किया तो a² माइनस 1। देखो ये प्रॉपर सिर्फ सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है सॉल्व करने का, जैसे आपकी मर्जी पड़े वैसे करो, बस सॉल्व होना चाहिए। कंसेप्ट तो बस यहाँ तक का था कि अपन को x1 प्लस x2 का मीन दे रखा है, यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू मिलेगी। x1 से लेके x4 तक का मीन दे रखा है, यहाँ से अपन को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर x1 प्लस x2 की वैल्यू रख के अपन x3 प्लस x4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये सारी वैल्यू अपन को जो रिक्वायर्ड है, जो अपन को निकालना है उसमें रख देंगे और आगे सिर्फ सॉल्व करना है। प्लस 4m2 की 1/a अपन ने बाहर ले लिया, तो ये ऑप्शन है अपन का, सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, अपन ने 2 बाहर भी तो लिया है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अच्छे से याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। एक क्वेश्चन भारत माध्य का भी देखो, क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के भार उनके संगत संख्याओं के वर्ग हैं, तो प्रथम n संख्याओं का भारत माध्य क्या होगा। पहले तो आप ये समझो कि संख्याओं के भार से क्या मतलब है। जैसे अपन मीन निकालते हैं, अपने पास संख्याएं हैं 1 2 3 अप टू n, अगर अपन इनका मीन निकालेंगे तो इनका मीन तो सब जानते ही हैं, सभी संख्याओं को योग अपॉन टोटल संख्या n। यहाँ पर भार की जगह अपन एक तरीके से एक काम में लेते हैं, पर जब अलग से दे रखा है कि भार अलग है, तो देखो मीन कैसे निकालते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है x1, दूसरा ऑब्जर्वेशन है x2, तीसरा ऑब्जर्वेशन है x3, फिर x4, इस तरीके से xn तक। ये अपन के प्रेक्षण है। ठीक है, माना इनके भार x1 का भार w1 है, बाहर भी कोई संख्या ही होती है, अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, ये ऑलमोस्ट उसी के जैसे है। x2 का भार w2, x3 का भार w3, x4 का भार w4, इसी तरीके से xn का भार wn। ओके, अब अगर अपन को अब x1 x2 x3 x4 xn का मीन निकालना है, जिनके भार दे रखे हैं अपन को, तो अपन निकालते हैं x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस अप टू xn wn अपॉन, अब अपन यहाँ पर टोटल नंबर नहीं लेते, अब अपन यहाँ पर लेते हैं टोटल भार w1 प्लस w2 प्लस अप टू wn। ओके, तो अभी अपन से बोला हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्या है, इनके जो भार हैं ये तो अपन के वेरिएबल्स हो गए, इनके जो भार हैं वो संगत संख्याओं के वर्ग हैं। 1 का भार
1 स्क्वायर, 2 का बार 2 स्क्वायर, इस तरीके से। अब अपन को अब मीन निकालना है कि अब मीन क्या होगा जबकि अपन को बाहर दे रखे हैं। तो अपन जानते हैं भाई अब मीन क्या होगा, x1w1 मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर से, अप टू n को मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर से, अपॉन टोटल भार होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। अब अपन देख सकते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, पावर 3 हो जाएगी ऊपर, और नीचे पावर 2 है, और पावर 3 पावर 2 का सम n तक के लिए क्या होता है अपन जानते हैं। अगर पावर 3 है तो इसका सम होगा n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2, और अगर n स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसको बस सॉल्व करना और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भारत माध्य ऐसे चलते हैं, ऐसे निकालते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या होगा। देखो पहली बात ये, प्रथम n प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 अप टू n। अपन को इनका निकालना है प्रसरण या वेरिएंस। तो प्रसरण अपन कैसे निकालते हैं, प्रसरण इक्वल 1 अपॉन n टोटल नंबर समेशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये जितना भी डाटा है इसको तो अपन x मान लेंगे, x या xi। ठीक है, तो इन सब की फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 है, तो सभी fi की वैल्यू 1 हो जाएगी। n यहाँ पे टोटल नंबर है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है अपनी, कैपिटल n सॉरी स्मॉल n। xi x1 x2 x3 अप टू xn इस तरीके से चलेगा। अब x बार क्या होगा, तो पहले अपन को x बार निकालना पड़ेगा, मतलब मीन। ये जो अपन को प्रथम n प्राकृत संख्या दे रखी है, इनका माध्य क्या है, तो माध्य आएगा यहाँ पर। माध्य निकालने के लिए प्रसरण से पहले अपन को माध्य चाहिए। माध्य होगा सभी प्रेक्षणों का योग और सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 से लेके n तक की संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 अपॉन 2, और अपॉन में क्या लगा हुआ है n से n कैंसिल, तो अपन को x बार या माध्य मिलेगा n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अपन सूत्र में मान रखेंगे सारे। देखो ये जनरल वे है, सवाल अगर किसी और दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है तो अपन ऐसे कर सकते हैं। तो प्रसरण बराबर 1 अपॉन कैपिटल n होता है टोटल प्रेक्षणों की संख्या, यहाँ पे टोटल प्रेक्षणों की संख्या n है, समेशन fi की वैल्यू 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। xi अपन के चलेंगे 1 2 3 4 से लेके, तो मैं इसको लिख देता हूँ r से, जहाँ पे r अपन का चलेगा 1 से लेके n तक। ये xi भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे x1 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू 2, उसी तरीके से r की वैल्यू 1 से लेके n तक चलेगी, 1 2 3 4 इस तरीके से, माइनस x बार की वैल्यू अपन ने अभी भी कैलकुलेट किया, वो है n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो 1 अपॉन n समेशन r इक्वल 1 टू n, r कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक चलेगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो r स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू r इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन n। समेशन को अलग अलग करेंगे अपन, समेशन पहला r स्क्वायर पे जाएगा जहाँ r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, प्लस अब इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में r कहीं पर भी नहीं है तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं समेशन के, क्योंकि समेशन किस पे लगा हुआ है, r पे।
समेशन r इक्वल 1 to n, और अंदर बचेगा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, अंदर सिर्फ समेशन r पे लगेगा तो अपन n+1 को बाहर ले सकते हैं। समेशन r उसी पे r इक्वल 1 to n, तो 1/n समेशन r स्क्वायर। अब देखो इसका क्या मतलब है, समेशन r स्क्वायर जहाँ r चल रहा है 1 to n, इसका मतलब है r की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, प्लस r की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और ऐसे एक हाथ तक चलेगा n तक, तो r की जगह n रखेंगे तो n का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस n+1 अपॉन 2। और अब देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, समेशन r इक्वल 1 to n, और यहाँ पे सिर्फ 1 है, r की वैल्यू जो भी रहे अपने को हर टर्म कितनी मिलेगी, 1, क्योंकि r इसमें है ही नहीं जो वैल्यू चेंज करे, हर टर्म में तो 1 ही आना है। तो ऐसी टोटल टर्म कितनी होंगी, n। तो अगर अपन एक को n बार जोड़ेंगे तो अपन को कितना मिलेगा, n। एक को अगर n बार जोड़ेंगे तो n ही मिलेगा। जैसे एक को अगर अपन 2 बार जोड़ते तो 2 मिलता है, 3 बार जोड़ते तो 3 मिलता है, तो n बार जोड़ेंगे तो n मिलेगा, n+1। इसी तरीके से समेशन r 1 to n ये चलेगा, जब अपन r इक्वल 1 रखेंगे तो r की जगह 1, r इक्वल 2 रखेंगे तो r की जगह 2 अप टू n। इसकी वैल्यू अपन जानते हैं क्या होते हैं, n इंटू n+1 अपॉन 2। n ब्रैकेट के बाहर है तो इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, 1/n को मल्टीप्लाई कर देंगे अदर, तो ऊपर भाग लग जाएगा हर एक टर्म में, n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस, अब इस वाले में से n+1 अपॉन 2 बाहर ले लें अगर अपन, तो सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2 बाहर ले लिया तो 1 माइनस, यहाँ से बचेगा n+1 अपॉन 2, जब अपन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो अगर अपन n+1 अपॉन 2 बाहर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा n+1 अपॉन 2 माइनस, यहाँ से बचेगा n+1 1/4 माइनस 1/2। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगेगा ना, तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर भी लगेगा। समेशन अपन ने अंदर लगाया r स्क्वायर पे, तो समेशन r स्क्वायर पे लग गया, इसमें r का टर्म नहीं है, तो n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर बाहर, और समेशन लगा 1 पे, और इसमें r समेशन के अंदर रह जाएगा, बचा हुआ पूरा समेशन के बाहर, ठीक है। आगे जैसे भी कैलकुलेशन चल रही है, n+1 का होल स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर इसमें भी है, और n+1 का होल स्क्वायर n+1 यहाँ पर, n+1 यहाँ पर, तो होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 माइनस, दोबारा लिख देता हूँ ना, n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 अपन ने बाहर लिया, तो ये पहले से तो बचेगा 1/2, और इस दूसरी टर्म से बचेगा 1, तो यहाँ से मिलेगा अपन को n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इस टर्म में भी n+1 है, इस टर्म में भी n+1 है,
इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, तो इसको अपन बाहर ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 2n+1/2 को बाहर लिया तो 3, यहाँ से अपन ने n+1/2 को बाहर लिया तो यहाँ से बचेगा n+1/2। n+1 की एक पावर बाहर आ गई, एक पावर बची, और 2 × 2 में से एक 2 को अपन ने बाहर लिया तो यहाँ पे बचा 2। एलसीएम लेंगे, 6 डिवाइड किया 2 टाइम तो 4n प्लस 2 माइनस 3 बार तो 3n-3, जैसे नॉर्मल अपने एलसीएम लेते हैं। आगे लिखा हुआ है n+1/2। तो n+1 4n-3n इक्वल n, 2 - 3 इक्वल -1 अपॉन 6 × 2 इक्वल 12। n+1 × n-1 ये हो जाएगा n² - 1/12। ये अपन का आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना है इस टाइम पे।